सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉर्सेट का एपिसोड नंबर 3। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था, सारे मर्चेंट माउंट हॉर्सेट में पहुंचकर सेक्ट लीडर से अपने पैसों की मांग करते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी सारी बातें पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है, और जब वो सुनता है कि 7 दिन के अंदर मर्चेंट ग्रुप माउंट हॉर्सेट को अपने कब्जे में कर लेंगे, इससे वो शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होने के कारण उसके मुंह से आवाज निकल जाता है, जिससे सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं ये बात तो इस बच्चे ने भी सुन लिया। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं एमसी गुल और गुल के दोस्त को वहां पे हुई सारी बातों को बताता है। गुल का दोस्त मन में सोचता है, अरे यार, अब ये मुझे किस झमेले में फंसा रहा, मुझे तो इन सब से दूर रहना चाहिए। अब गुल कहता है, शायद से माउंट हुआ सेक्ट ने हुआ प्रेफेक्चर विलेज के मर्चेंटों से कर्ज लिया है। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, मैं बस कॉन्ग को जानता हूँ, जो कि टाई हुआ पवेलियन के ओनर है, जो कि बिगेस्ट पवेलियन है हुआ प्रेफेक्चर के, और वो बहुत अमीर मर्चेंट है जो हर तरह के बिजनेस करते हैं। फिर एमसी गुस्सा होकर पूछता है, क्या वो टाई हुआ पवेलियन का ओनर है? फिर उसके दोस्त उसको बोलते हैं, क्या हुआ भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एमसी बोलता है, तुम मुझे शांत होने के लिए बोल रहे हो? वो मन में सोचता है, टाई हुआ पवेलियन पे तो माउंट हुआ का अधिकार था। और वो गुस्सा होकर पूछता है, क्या वो सच में टाई हुआ पवेलियन का ओनर है और वो कुछ पैसे उधार दे के माउंट हॉर्सेट को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है? ये बोलकर एमसी थोड़ा शांत हो जाता है और सोचता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है, टाई हुआ पवेलियन माउंट हुआ के कंट्रोल में था, तो उसने माउंट हुआ को कर्ज कैसे दिया? एमसी गुल को बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें जो बोला था उसे लेकर आओ। गुल सोचता है और कहता है, क्या? एमसी उसे गुस्से में कहता है, अरे वही चीज। गुल बोलता है, ठीक है, लाता हूँ, और वो चले जाता है लाने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं गुल ब्लैक ड्रेस लेके आता है और एमसी को देता है। अब गुल एमसी को बोलता है, तुम इस चीज का क्या करोगे? एमसी वो कपड़े पहन लेता है और कहता है, अगर हमें दाव को सही से सीखना है तो हमें इसके नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। अब मैं चला दाव को सही तरीके से सीखने। दोस्तों, यहाँ पे हम दाव पे फोकस करते हैं। दाव एक ऐसी चाइनीज रूल है जिसमें हम किसी भी काम को उस तरीके से करते हैं जिससे उस काम को किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। अब गुल और गुल का दोस्त शॉक होकर बोलते हैं, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सेक्स से बाहर जाने का तो नहीं सोच रहे? अब एमसी कूद के सेक्स से बाहर चला जाता है। गुल और उसका दोस्त पीछे से पुकारते हुए बोलते हैं, चांगमांग, यू बास्टर्ड। अब हम अगले सीन को देखते हैं। वो सारे मर्चेंट किसी होटल में ठहरे हैं और उनमें से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, क्या तुमने सेक्ट लीडर का चेहरा देखा? वो कितने घबराए हुए दिख रहे थे। उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, इसमें इतना सरप्राइज होने की क्या जरूरत है, हम तो उन्हें फाइनल वार्निंग देकर आए हैं। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, सेक्ट लीडर अभी सोच रहे होंगे कि उनके पैसे कैसे लौटाए और कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कितना पैसा लौटाना है। क्या तुमने देखा, सेक्ट लीडर मिस्टर कॉन्ग को देखकर चौंक गए थे। अब कॉन्ग कहता है, वैसे तो मैं मर्चेंट हूँ जो हर जगह अपना प्रॉफिट ही देखता हूँ, लेकिन मुझे अब बुरा लग रहा है क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा और पुराना था। फिर सारे लोग कॉन्ग से कहने लगते हैं, आपने अच्छा ही किया, आप कितनी बार इस मामले को ऐसे ही जाने देते, सभी आपके काम से खुश है। फिर कॉन्ग कहता है, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। फिर कॉन्ग सोचने लगता है, माउंट हॉर्सेट को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर उनके पास्ट को देखे तो वो स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास सिर्फ मार्शल आर्ट था, वो इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि उनके पास अच्छे खासे कनेक्शन थे। ऐसा कहा जाता है कि सांझे प्रोविंस में ऐसा कोई नहीं था जिसका कनेक्शन माउंट हॉर्सेट से नहीं था, लेकिन वो अभी बहुत कमज़ोर है। वो इतने कमज़ोर है कि उन्हें कोई भी आराम से ख़त्म कर सकता है। अब उसमें से एक बंदा कॉन्ग से पूछता है, मिस्टर कॉन्ग, माउंट हॉर्सेट को अपने कब्जे में लेने के बाद उसका क्या करने वाले हो? उसे तो बेचने में भी प्रॉब्लम होगा, क्यों ना हम उनसे दूसरी चीज़ों की मांग कर लेते हैं। कॉन्ग कहता है, माउंट हॉर्सेट की कीमत इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। दिखने में तो ये पुराना टूटा फूटा सेक्ट है, लेकिन मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। कॉन्ग मन में सोचता है, ये बेवकूफ लोग, और बोलता है, मैं तुम लोग को पूरी बातें तो नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ, हम माउंट हॉर्सेट के एनिमीज को यूज करके अपना फायदा निकाल सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कितने सारे सेक्ट होंगे जो माउंट हॉर्सेट को खरीद कर उसके एग्जिस्टेंस को खत्म करके
पैसे नहीं खर्च करना चाहेंगे? तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को बहुत पैसे दिलवाने वाला हूँ। फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है, आप तो बहुत बड़े जीनियस हो। फिर सब लोग बोलते हैं, पवेलियन ओनर मिस्टर कॉन्ग के नाम पर एक एग्जाम हो जाए। अब हम देखते हैं एक बंदा मस्त मगन होकर होटल के बाहर टहल रहा होता है। दोस्तों, इस बंदे का नाम जोंगशन यू है। जोंगशन यू सोचता है, अगर माउंट हुआसेक से अपने पैसे वापस ले लूँ तो मेरी ज़िंदगी आराम से बीतेगी। और वो सोचता है, पवेलियन ओनर कॉन्ग बहुत ही चालाक आदमी है। वो ये सारे उटपटांग बातें सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है। वो किसी को देख के चौंक जाता है। दोस्तों, फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं, अपना एमसी ही होता है। एमसी बोलता है, ए रुक। फिर जोंगशन यू सोचता है, कहीं ये लुटेरा तो नहीं, लेकिन ये बहुत छोटा है, लेकिन इसने जिस तरह के कपड़े पहने हैं लगता है पक्का लुटेरा है। फिर जोंगशन यू एमसी से पूछता है, क्या तुम लुटेरे हो? अब एमसी कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद जोंगशन यू बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना नहीं चाहता, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। फिर हम देखते हैं 4-5 बंदे जोंगशन यू को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जोंगशन यू एमसी को बोलता है, ये लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। एमसी मन में सोचता है, ये सारे हाई क्लास बॉडीगार्ड है। फिर हम देखते हैं उन सारे बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड जोंगशन यू से पूछता है, इसका क्या करना है, क्या हम इसे मार दें? फिर जोंगशन यू बोलता है, नहीं, हमें उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए, उसे उतना ही पीटो कि वो कुछ बोल पाए। उसके बाद जोंगशन यू घूम जाता है और सोचता है, मुझे मार काट देखना पसंद नहीं। थोड़ी देर होने के बाद वो सोचता है, कहीं ये लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया। उसके बाद वो पलट के बोलता है, मैंने बोला था ना कि इसे कम से कम बोलने लायक तो छोड़ देना। फिर वो पीछे देख के चौंक जाता है, क्योंकि एमसी ने सबकी जम की पिटाई की होती है। एमसी एक बंदे को कॉलर से पकड़ के हवा में उठाया रहता है। एमसी अब बोलता है, लोग कोई भी बात एक बार में क्यों नहीं समझते? अब एमसी जोंगशन यू को बुलाता है और कहता है, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया तो मैं तुम्हें बिना पीटे जाने दूंगा। तो बंदा बोलता है, ठीक है। अब एमसी जोंगशन यू का कॉलर पकड़ के कहता है, अगर तुमने मेरे सवालों का पहले ही जवाब दिया होता तो मैं तुम्हें बिना पीटे जाने दिया होता, लेकिन तुमने ही फाइट स्टार्ट किया, तो तुम्हें उसका भुगतान तो करना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उतना ही पीटूंगा जिससे कम से कम तुम बोल पाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं एमसी ने उसे बहुत कूटा रहता है। एमसी उसे कहता है, क्या तुम लोगों ने 1 लाख यांग से भी ज्यादा माउंट हुआ को लोन दिया है? जोंगशन यू बोलता है, हाँ। फिर एमसी उसे धमकाते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों का ऊपर से नीचे हर चीज बेच दिया जाए तो भी 1 लाख यांग नहीं होंगे, और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने माउंट हुआसेक को 1 लाख यांग दिया है। दोस्तों, यहाँ पे यांग एक चाइनीज करेंसी है। जोंगशन यू बोलता है, हाँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। जोंगशन यू बोलता है, हम लोगों ने उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए थे, जिससे समय पे पैसे न चुकाने के कारण इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा हो गया। अब एमसी उसके सर पे एक पंच मार के कहता है, इस पे प्राउड करने की बात नहीं, और तुम कह रहे थे कि हुआम फैब्रिक शॉप के ओनर तुम हो? जोंगशन यू बोलता है, हाँ। एमसी कहता है, तुमने हुआम फैब्रिक शॉप कब खरीदा? फिर जोंगशन यू बोलता है, तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआम फैब्रिक शॉप हमारी खानदानी शॉप है। एमसी सोचने लगता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हुआम फैब्रिक तो माउंट हुआ के बिजनेस में से एक था, और जितने भी हुआम प्रीफेक्चर के जितने भी बेस्ट बिजनेस थे सब माउंट हुआसेक से बिलोंग करते थे। हुआम प्रीफेक्चर का जितना भी डेवलपमेंट हुआ था सब माउंट हुआसेक के कारण ही हुआ था। उससे पहले वहाँ बस छोटी मोटी खेती होती थी। हम लोग ने सारा मैनेजमेंट वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को ही दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है जब माउंट हुआसेक खत्म होने के कगार पे था तब उन लोगों ने पूरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। एमसी जोंगशन यू को बहुत कूट रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक बॉडीगार्ड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे सरप्राइज अटैक करने की? और वो बोलता है, तुम अपनी पहचान बताओ। और वो अपने बारे में बताते हुए बोलता है, मैं हूँ एस्कॉर्ट वॉरियर जुंग बिन। तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा। लेकिन एमसी सोच रहा होता है, सरप्राइज अटैक? और वो बोलता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, और तुम ये बताओ कि मैं अपना आइडेंटिटी तुम्हें क्यों बताऊं? फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है, मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कौन मेरे हाथों मारा गया। एमसी बोलता है, क्या तुम भूल गए कुछ ही समय पहले मैंने तुम्हें एक ही अटैक में बेहोश कर दिया था? फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है
और तलवार निकाल कर एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम बहुत खुशनसीब हो जो मेरे हाथों मर रहे हो। तब तक एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, एस्कॉर्ट वॉरियर जुंगबिन ये मेरे से प्योर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड इन सब मामले में मुझसे स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब मुझे जुंगबिन से कमज़ोर बनाता है। प्योर स्ट्रेंथ और स्पीड किसी को भी स्ट्रांग नहीं बना सकता किसी भी फाइट में। हम देखते हैं एमसी ने अपना तलवार उठा लिया होता है। वो जुंगबिन के अटैक को ब्लॉक करता है। मैं इससे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे पता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो सामने वालों से ही लेके उस पे ही यूज़ करना चाहिए। और वो एक स्लैश लगा के जुंगबिन को पीछे ढकेल देता है। फिर वो एक स्टांस लेता है और पूरे स्पीड में उसे एक स्लैश मार के आगे बढ़ जाता है। ये सारा सीन जोंग शन यूंग ने देख लिया होता है। अब एमसी सोचता है, अरे इस बंदे ने तो मेरा अटैक देख लिया और ये समझ गया होगा ये तो माउंट वासेक का टेक्निक है। और वो सोचता है, अरे गलती से मैंने प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक इसके सामने यूज़ किया। अब इसने तो पक्का ही फिगर आउट कर लिया होगा कि ये माउंट वासेक का टेक्निक है। जोंग शन यूंग बोलता है, इतनी शानदार शॉट टेक्निक और हाई लेवल का मार्शल आर्ट और ऊपर से मुझे तुम्हारे अंदर से प्योर क्यूआई का सेंस हो रहा है। एमसी सोचता है, क्या इसके जैसा बंदा भी क्यूआई सेंस कर सकता है? फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुम साउथर्न एस सेक्स से हो? फिर एमसी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, अच्छा हुआ इसे पता तो नहीं चला कि मैं माउंट वा सेक्स से हूँ। अब एमसी बोलता है, हाँ मैं साउथर्न सेक्स से ही हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, हाँ मुझे लग ही रहा था। फिर वो बोलता है, ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगा। एमसी ने उसे सारे सवाल पूछ लिए होते हैं। दोस्तों अब हमें माउंट वासेक का सीन दिखाया जाता है जहां गुल और उसका दोस्त एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा, इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? फिर हम देखते हैं एमसी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और उन लोग से पूछता है, जब मैं यहाँ नहीं था तब यहाँ कुछ हुआ था क्या? अब गुल एमसी को देख के खुश हो जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ गुल का दोस्त एमसी से क्वेश्चन करता है, ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि बाहर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एमसी अंदर ही अंदर हंस के कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। अब एमसी सोचता है, अच्छा हुआ कि उसको पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। और वो उदास होकर सोचता है, प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक जो कि माउंट वासेक का सिंबल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि जोंग शन यू जिसने हुआंग प्रीफेक्चर्स में पूरी ज़िंदगी बिताई उसने भी ये टेक्निक नहीं पहचाना। अब उसी टाइम गुल एमसी को पीछे से बुलाता है और कहता है, तुम्हें बाहर में जाकर क्या पता चला? फिर एमसी गुल को जवाब देता है, ऐसी बातें तुम्हारे जैसे बच्चों को नहीं जाननी चाहिए। फिर गुल गुस्सा होकर धीरे से कहता है, तुम भी एक बच्चे ही हो। अब एमसी कहता है, छोड़ो ये सब, सबको ट्रेनिंग करने के लिए गैदर करो। फिर गुल कहता है, ट्रेनिंग आज के दिन, अभी तो तुम आए हो। फिर एमसी गुल को कहता है, ध्यान से सुनो सीनियर, चाहे बारिश हो, बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए, हमें एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। चाहे माउंट वासेक ख़त्म भी क्यों ना हो जाए, हम एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे। अब गुल सोचता है, अरे इसके लिए तो मैं पहले से ही तैयार था। अब गुल कहता है, ठीक है उन लोगों को मैं गैदर करता हूँ। तभी एमसी बीच में बोलता है, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। यह सुनकर गुल और उसका दोस्त चौंक जाते हैं और गुल का दोस्त कहता है, ये ट्रेनिंग तभी हो सकता है जब तुम वहाँ पे हो। खैर आज का ट्रेनिंग हम खुद कर लेंगे, लेकिन अगर तुम वहाँ पे होते तो वो सारे बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। अब हम गुल और फेस देखते हैं, वो उतर गया रहता है। एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है। उसके बाद गुल और उसका दोस्त चले जाते हैं। उसके बाद एमसी बेड पे लेट जाता है और सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव ने सारे बिजनेस अपने कब्जे में कर लिए हैं और वो अकाउंट बुक जो ये प्रूफ कर सकता था कि सारे बिजनेसेस माउंट वासेक के अंडर में ही थे, उसे तो डेमन सेक के लोगों ने उसी हमले में माउंट वासेक के साथ ही जला दिया। अगर वो अकाउंट बुक हमारे पास रहता तो ये सब हमारे साथ नहीं होता। एमसी सोचता है, क्या मुझे उन सारे मर्चेंटों को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये सब लोग यही सोचेंगे कि माउंट वासेक बच्चों को गलत काम करना सिखा रहा है। इसलिए मुझे एक बहाना चाहिए, एक ऐसा बहाना जिससे माउंट वासेक को उन मर्चेंटों को पैसा भी देना ना पड़े और एक ऐसा एविडेंस जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो सारे बिजनेस माउंट वासेक के अंडर में ही थे। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बहाना और एविडेंस कहाँ से लाऊं। उसके बाद एमसी पुराने बातों को सोचता है और याद करता है कि उसके मास्टर कैसे अकाउंट बुक में सब चीज़ें लिख के मेंटेन करते थे। एमसी थोड़ा फोकस करके याद करता है कि जब वो मास्टर के रूम में जाता था तो वो सारी किताबें छुपा लेते थे। अब एमसी को एक बात क्लिक होता है और वो सोचता है,
माउंट वासे के इतने सारे बिजनेस सिर्फ एक ही अकाउंट में मेंशन तो नहीं हो सकते, उसके और भी बुक होंगे। वो उठ के बैठ जाता है और सोचता है, कहाँ हो सकती सारी किताबें? कहीं वो सीक्रेट स्टोरेज में तो नहीं, जहाँ सिर्फ सेक्रेटरी लीडर एंट्री कर सकते थे? वो जगह है भी या नहीं? मैंने तो सिर्फ सुना था, अगर है तो सेक्रेटरी लीडर जहाँ रहते हैं उसके आसपास ही कहीं हो सकता है। वो खुद से ही बातें करता है और कहता है, सोच, सोच कहाँ हो सकती है वो किताबें? अब वो सोचता है सेक्रेटरी जहाँ रहते थे उसके पीछे वाले पहाड़ के पास में ही सीक्रेट स्टोरेज होना चाहिए और उसी पहाड़ के अंडरग्राउंड में होना चाहिए। अब एमसी हंसते हुए कहता है, मैंने शायद उसका पता लगा लिया, मुझे ट्रेजर हंटिंग के लिए जाना चाहिए। फिर एमसी खिड़की से जंप मार के बाहर चला जाता है। अब वो मन में सोचता है, मास्टर मुझे माफ़ करना आपके सीक्रेट स्टोरेज रूम में घुसने के लिए, मैं ये तो माउंट वासेट के लिए कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं एमसी जंप करते करते खुश होकर माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एमसी हर जगह पे ढूंढते ढूंढते थक के बैठ गया है और वो सोचता है, भले ये छोटा सा पहाड़ है लेकिन पहाड़ तो पहाड़ होता है और पूरे पहाड़ पे ढूंढना इतना इजी नहीं। एमसी बहुत बार एनर्जी इकट्ठा करके ग्राउंड पे फैलाया होता है, फिर भी उसे सीक्रेट रूम नहीं मिलता। एमसी फिर से एनर्जी इकट्ठा करता है, फिर ग्राउंड पे डालता है और मन में सोचता है, अगर कहीं पे बहुत बड़ा खाली जगह होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सीक्रेट रूम वहीं पे है। बट फिर से एमसी को वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब एमसी दूसरी जगह जाकर सोचता है, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। फिर वो एनर्जी को इकट्ठा करके ग्राउंड में डालता है। इस बार एमसी को कुछ फील होता है और वो बोलता है, मुझे मिल गया, अब मुझे बस यहाँ खोदना है। और वो खोदना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा अंदर खोदने के बाद उसे तहखाना जैसा कुछ दिखाई देता है। फिर एमसी वहाँ का एक ईंट हटा के अंदर देखता है, उसे एक हॉल दिखता है और वो हॉल एक दरवाजे पे जाके ख़त्म हो रहा होता है। फिर वो देखता है सेक्रेटरी उस दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। एमसी सोचता है सेक्रेटरी को भी इस रूम के बारे में पता है और वो देखता है कि सेक्रेटरी दरवाजे के पास जाके उदास हो जाते हैं। एमसी सोचता है वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा दिख रहा है कि कोई आदमी कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। एमसी अभी सेक्रेटरी के सिचुएशन को देख के सोचता है, माउंट वासेक को लीड करना इस सिचुएशन में बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे में कोई भी डिप्रेस हो सकता है क्योंकि माउंट वासेक धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उसका मार्शल आर्ट, उसका वेल्थ सब खत्म होते जा रहे हैं। कैसा लगता है जब कोई भी किसी जगह को पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करते आ रहा हो और उसके सामने वो ख़त्म होते जा रहा हो और वो कुछ कर भी ना पाए उसको बचाने के लिए। ऊपर से ये फीलिंग्स सेक्रेटरी लीडर किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि सेक्रेटरी लीडर पे ही सब कोई डिपेंडेबल है और इसीलिए वो अकेले ही सारा पेन और सैडनेस सह रहे हैं। अब एमसी उस हॉल के अंदर जाता है और कहता है, मुझे सिर्फ इस दरवाजे को खोलना है और उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर एमसी सीक्रेट स्टोरेज को तोड़ने के लिए उसमें अपनी एनर्जी को डालता है लेकिन वो एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है। फिर एमसी हैरान हो जाता है और सोचता है, ये सीक्रेट स्टोरेज दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गर मेटल से बना है जो कि गोल्ड से भी महंगा है। ऊपर से इसकी थिकनेस 1 फुट है। इसको तो मेरे मास्टर को भी तोड़ने में प्रॉब्लम होता, इसलिए लगता है सेक्रेटरी लीडर इसे खोले बिना ही चलेंगे। ऊपर से मैं भी इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे मास्टर इसे खोल सकते थे तो कोई ना कोई तरीका होगा इससे अंदर जाने का, मुझे बस वही तरीका ढूंढना है। फिर एमसी दीवार पे बने पैटर्न को देख के सोचता है, ये तो तलवार से बने निशान है। फिर गौर से उस पैटर्न को देख के सोचता है, ये तो 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है। दूसरे निशान को देख के सोचता है, ये बाम्बू लीफ शॉट टेक्निक है। और तीसरे निशान को देख के सोचता है, ये तो इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक है। फिर वो सोचता है, क्या ये दरवाजे को खोलने का क्लू है? अगर ऐसा है तो मैं निशान को सही तरीके से फॉलो करूँ तो मुझे इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक से स्टार्ट करके फिर उसके बाद बाम्बू लीफ शॉट टेक्निक, फिर 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को करना चाहिए, जिससे शायद ये दरवाज़ा खुल सकता है। एमजी सोचता है, चलो मुझे तो पता तो चल गया कि करना क्या है, लेकिन इतने सारी टेक्निक को परफॉर्म करूँगा कैसे? ये सब मुझे पिछले लाइफ में भी करने में प्रॉब्लम होता था और अभी मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं मन में सोच तो सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में अपने स्वॉर्ड में क्यूआर डालना और ये सारी टेक्निक परफॉर्म करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एमसी सोचता है, एक तरीका है इसे करने का। अगर मैं अपना लाइफ फोर्स, जिसे इनेट ब्लू क्यूआई भी कहते हैं, जो कि हर इंसान के जन्म से उसके अंदर ही रहता है और ये एनर्जी उसके लाइफ को मेंटेन करता है, मुझे इसे थोड़ा ही यूज़ करना है और मुझे इसके कॉन्सिक्वेंस के लिए भी तैयार रहना होगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर एमसी अपने लाइफ फोर्स का एनर्जीज यूज़ करना स्टार्ट करता है और कहता है, मेरे पास एक ही चांस है और मुझे इसे एक ही बार में करना होगा। एमसी अपने आप से कहता है, ये हो सकता है, इसे होने ही पड़ेगा। मेरी बॉडी एक अजीब तरीके से एक्ट कर रही है क्योंकि इसने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर एमसी वो सारे शॉट परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। अब वो सोचता है, मेरी बॉडी और इनर स्ट्रेंथ के लिमिट के कारण से ये डिफ़िकल्ट हो रहा है।
फिर भी मुझे इसे करना ही होगा। फिर एमसी बिना रुके इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक से लेके बैम्बू लीव शॉट टेक्निक और बैम्बू लीव शॉट टेक्निक से लेके 24 प्लम ब्लाउजो शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वो थक के गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब वो सोचता है क्या ये काम किया, और इतना सब करने के बाद भी ये नहीं खुला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर एमसी कोई आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और वो देखता है दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है, और उसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और सोचता है अब मुझे 2 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। माउंट हुआ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलो देखते हैं कि मेरे मास्टर ने इसके अंदर क्या छुपा रखा है। दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। यार लाइक कर दिया करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।